नमस्कार स्टूडेंट। आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन का भी क्लास 12th का चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। तो इसमें अपन को आज जो पढ़ना है, तो इसमें अपन को पढ़ना है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, या अभिक्रिया की जो दर होती है, या जिसको अपन वेग भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो कोई अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया को, है ना, कई सारे कारक प्रभावित करते हैं, है ना। हमें तो इसमें सबसे पहला अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया की सांद्रता। ठीक है, जो सांद्रता होती है ना, जो कंसंट्रेशन होती है, वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग, है ना, उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, ठीक है, जो उसकी सांद्रता होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन, उसके समानुपाती होता है ये। अतः किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाए रखने के लिए हमें उसके क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाते हैं, है ना। तो जैसे ही अपन सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, तो उसकी जो दर है, या जो उसका जो वेग होता है, वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है इसमें अभिक्रिया का ताप। ठीक है, तो दूसरा जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला जो कारक है, वो होता है टेम्परेचर, यानी कि ताप, अभिक्रिया का ताप। तो किसी भी अभिक्रिया का ताप उसके वेग को बहुत अधिक प्रभावित करता है। सामान्य अभिक्रियाओं में तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो टेम्परेचर है और इसका जो दर है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। ठीक है, जो दर होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है, यानी कि समानता अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो अभिक्रिया की जो दर है, जो उसका वेग है, वो क्या है, वो बढ़ने लगता है। इसका जो कारण है, ठीक है, इसका कारण यह है कि जो ताप बढ़ाने से अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, जिससे क्या अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो विलेय होते हैं, ठीक है, तो उनके जो कण होते हैं, तो जैसे ही उसमें टेम्परेचर अब उसमें बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उनकी कणों की क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से अभिक्रिया का जो वेग है, उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके बाद तीसरा कारक है उत्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तीसरा कारक क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो जैसे ही अपन उसमें उत्प्रेरक डालते हैं, ठीक है, या उत्प्रेरक की उपस्थिति अपन उसमें दिखाते हैं, है ना, तो जो कई अभिक्रियाएं हैं, वो वेग उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो अब उत्प्रेरक भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की दर को क्या है, कम कर देते हैं। और कुछ अभिकारक, मतलब उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया की दर को तेज कर देते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, उसका मान कम हो जाता है, अतः अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। ठीक है, तो ये अभिकारक पे उत्प्रेरक पे डिपेंड करता है कि अपन कौन सा उत्प्रेरक ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और कुछ अभिक्रिया की दर को क्या है, कम कर देते हैं। इसके बाद अगला कारक है अभिक्रिया का दाब। ठीक है, अभिक्रिया का दाब यानी कि प्रेशर। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया वेग पर दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। यानी कि अगर गैसीय अभिक्रियाएं हैं, जैसे मान के चलिए H2 है, और प्लस में क्या है, N2, मान के चलो N2 है, ठीक है, N2, और प्लस में क्या है, H2 है, N2 और प्लस में 3H2 है। ये क्या है, ये गैसीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अमोनिया निर्माण की जो हैबर प्रोसेस है ना, तो ये अभिक्रिया अपन देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, दाब का प्रभाव पड़ता है। यानी कि दाब के द्वारा केवल वही अभिक्रियाएं प्रभावित होती हैं जो क्या है, गैसीय अवस्था में होती हैं। दाब वृद्धि से गैसों का आयतन कम हो जाता है। जैसे ही दाब बढ़ाते अपन, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उनका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सांद्रता में वृद्धि हो जाती है।
ठीक है, आयतन कम हो जाता है और सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, और सांद्रता में वृद्धि के कारण अभिक्रिया की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद लास्ट कारक है क्रिया कारकों की प्रकृति। ठीक है, तो क्रिया कारक किस प्रकार के हैं, है ना, तो ये क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्रिया कारकों की प्रकृति का भी अभिक्रिया वेग पर बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध, जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते जाते हैं और नए बंध क्या है, बनते जाते हैं। ठीक है ना, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनना शुरू हो जाते हैं। अतः अणु जितने सरल होंगे उतने ही उसमें क्या है, कम बंध टूटेंगे। यदि जो अणु है वो क्या है, बहुत ही सरल है, सिंपल है, ठीक है ना, तो उससे क्या है, बंध कम टूटेंगे और उनकी जो अभिक्रिया की गति है वो उतनी ही तेज हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया की जो गति है वो क्या है, उतनी ही तेज हो जाएगी। जबकि यदि जटिल अणु है, ठीक है ना, अणु कैसे जटिल है तो अधिक बंध टूटेंगे। अणु यदि जटिल है तो अधिक बंध टूटेंगे और इससे उनका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उससे वेग क्या है, उनका कम हो जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि नाइट्रिक अम्ल है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, NO के ऑक्सीकरण पर जो वेग है ना, CH4 के ऑक्सीकरण से अधिक होता है ना। यहाँ पे 2NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन से क्रिया करके 2NO2 है ना बना लेता है। फिर ये क्या करता है, जो CH4 है, ठीक है ना, मीथेन, ऑक्सीजन से है ना क्रिया करके CO2 और H2O बना लेता है ये। ठीक है, तो ये उदाहरण के द्वारा इसमें दिखाया गया है कि प्रकृति पर है ना इसका प्रभाव पड़ता है कि प्रकृति कैसी है इसकी। ठीक है ना, अभिक्रिया जो अपन ने अणु लिए हैं वो सरल है या फिर जटिल। इसके बाद लास्ट क्रिया कारक है इसका सतह का क्षेत्रफल। जो क्रिया कारक हैं उनकी सतह का क्षेत्रफल किस प्रकार है, ये उस पर है ना डिपेंड करता है। तो कुछ विषमांगी होते हैं, है ना, अभिक्रियाओं में अभिक्रिया क्रिया कारक की सतह पर संपन्न होती है। ठीक है, कुछ विषमांगी होते हैं जो अभिक्रिया, या मान के चले जो विषमांगी अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, तो इस अभिक्रिया में जो क्रिया कारक की जो सतह है वो क्या है, सतह पर ही अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में सतह का क्षेत्रफल उसकी सादृश्यता आदि पर, ठीक है ना, क्या अभिक्रिया का वेग का बहुत प्रभाव पड़ता है। क्रिया कारकों का आकार जितना छोटा होगा, ठीक है, उसकी सतह का क्षेत्रफल उतना ही अधिक हो जाता है। अतः ऐसी अभिक्रियाओं में क्रिया कारक जितने है ना महीन चूर्ण की अवस्था में लिया जाए उतनी ही तेजी से अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना, यदि बड़े मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन, ठीक है ना, तो अभिक्रिया क्या है, देरी से, मतलब समय लगेगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वहीं पे यदि क्रिया कारक अपन क्या महीन चूर्ण के रूप में ले लें तो फिर क्या है, अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। इसके बाद लास्ट है इसमें विकिरणों का प्रभाव। ठीक है, तो विकिरणों का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है ना, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो वे अभिक्रियाएं जो उपयुक्त तरंग दैर्ध्य वाले है ना विकिरणों से प्रेरित होती हैं वे प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। वो ऐसी अभिक्रियाएं अधिकांशतः सामान्य ऊष्मीय है ना अभिक्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या है, सामान्य ऊष्मीय अभिक्रियाओं की तुलना में तेजी से संपन्न हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अभिक्रियाओं में फोटोन है, मतलब जो प्रकाश जो कण होते हैं, अपनी समस्त ऊर्जा अणुओं को उत्तेजित होने के लिए दे देते हैं, जिससे कि अणु शीघ्रता से सक्रिय होकर उत्पाद बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, और अधिकांशतः ये परीक्षाओं में आता है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया की जो दर होती है उसको प्रभावित करने वाले इम्पोर्टेंट कुछ कारक होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।